वो ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से। चलिए, तो अल्कोहल्स में कौन कौन से रिएक्शन दिए थे एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से? चेक करिए नोट्स। अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन से रिएक्शन दिए थे? फर्स्ट लेक्चर अल्कोहल का देखिए। स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ उसने रिएक्शन दिया था, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, पोटेशियम के साथ। मिला पहला लेक्चर अल्कोहल का। रिएक्शन में एक्टिव मेटल्स वाला तुम्हारी कॉपी का लाइन है ना, तो इसलिए नहीं लाया। अल्कोहल तो जो भी आगे हुआ है तो कंप्लीट देगा, सोचने वाली बात है। रुक जाओ, सब करो, मैं ठीक रहा हूँ, तुम मुझे देखें मर्क्यूरेशन भी मर्क्यूरेशन रिएक्शन में एक्टिव मेटल्स पूछ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्कोहल जो रिएक्शन देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, वो आगे अच्छा इसी में तुमने एसिड कैटलाइज रिएक्शन कराई थी। ये तो फाइल हाइलाइट होना गया है रिएक्शन। एसिड कैटलाइज रिएक्शन की इसमें से तीन बन रहा है और वो भी नहीं करना नहीं तुम्हारा मिला बेटा करेगा तो क्या बना देगा? रिएक्शन करेगा तो ONA सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड बना देगा। ये वाली बात बतानी थी जिसके लिए मैंने वो ढूंढ रहा था। अब बाकी मुझे नहीं बतानी पड़ेगी, बाकी तो दे ही रहे हैं सब। ये वाला वो नहीं दे रहा था, लेकिन ये दे रहा है, ठीक है ना भाई। जो अल्कोहल दे रहा है रिएक्शन वो तो देंगे ही ना ये, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा एसिड है। जो अल्कोहल नहीं दे रहा था वो भी ये दे रहा है, बस इतनी सी बात है। चलिए अब आ जाइए, तो ये तो हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी वाली बात। एक और आ जाइए, सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, बल्कि इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे जो है ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1 2 3 4
सबसे तो पहले फिनॉल बनाइए। रिंग। अब इन पे लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, अलग अलग। तो नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो लगाते हैं। गुड। एक में तो हमने कुछ नहीं लगाया, एक में मैंने नाइट्रो लगा दिया। ये कौन सी पोजीशन पे लगाया नाइट्रो? ये लग गया। इनकी पोजीशन नाम सब बताइए जल्दी से, या मुझे ही बताना पड़ेगा? 1 2 3 ये 4। इनका एसिडिक कैरेक्टर बताना है, किसका ज्यादा होगा। तो कहते हैं पॉजिटिव एम, और जब विड्रॉ करते हैं तो माइनस एम। ठीक हो गया ना? पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करा रहे हैं। एक होता है खाली शिफ्ट कराना, जब शिफ्ट कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ थोड़ा सा खिसका लिया। यहाँ पे खिसका नहीं रहा, यहाँ पे क्या किया उसने, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं मीजोमेरिक। और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसक गया, जैसे यहाँ पे हम देखते थे HCl, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, होना बीच में चाहिए था, खिसक के इधर आ गया। तो ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और अपनी तरफ खींचा तो माइनस आई इफेक्ट हो गया। ठीक है ना? है, कई मरतबा हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, हुआ ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा यहाँ पे फैलने का मौका मिल रहा है। सेम यहाँ पर हो रहा है, होगा, बोलिए, यहाँ पे होगा। ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? ये कहलाती है ऑर्थो। ठीक है ना? और ये मेटा। क्या यहाँ पे होगा, ये घूमने का मौका मिलेगा? यहाँ पे नहीं मिलेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता ही सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे है। ये बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो फिर कहां से घूमेगा? ठीक है, तो यहाँ पे घूमने का मौका इसको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन देख करके फौरन आनी चाहिए थी। अब आते हैं ये नंबरिंग करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो चौथे का आएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? चौथा होगा। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में फोर्थ कैसे? ठीक है, कैसे? आप क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं होना होगा? मतलब स्पेस जो है वो दोनों ही बढ़ा रहे हैं, एक ऑर्थो ग्रुप भी लगा हुआ है और एक पैरा भी है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि चौथा और दूसरा बराबर होने चाहिए। नहीं, मतलब रिपल्शन हो सकता है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पास में हो, जो भी है, इसलिए शायद फोर्थ वाला बेटर। नहीं, तो मैंने तो फोर्थ वाला बेटर किया ही था ना। नहीं, वो पूछ रही हूँ एग्जैक्ट रीजन क्या है। अच्छा, चलिए, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर पहला है। चलिए, अब एग्जैक्ट रीजन कहते हैं। चौथे और दूसरे में आपको क्या फील हो रहा है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है? प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, जो है वो रेजोनेट करने का, और यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला फिर ज्यादा कैसे हो गया, ये कम कैसे हो गया? तो यहां पर जो फैक्टर है वो देखिए क्या हो रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये जो हाइड्रोजन रिलीज होना था
ये क्या हो गया, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एंगेज हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन हाइड्रोजन इज ब्रिज्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फंस गया, ठीक है ना। तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फंस गया, तो अब इसको निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। फिर भी निकल तो जाएगा, लेकिन इतना फ्रीली नहीं निकल पाएगा जितना यहाँ पे ये निकल पाएगा। यहां से बहुत दूर पड़ रहा है ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस की वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर होगी बात? इस बात को लिखिए, ये दोनों पॉइंट लिखिए। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले भी मैं करा चुका हूं, दोबारा ये रिवाइज हो रहा है। जब विद इन दी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या यहाँ पे पॉसिबल है? यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है वो एंगेज हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो इसकी रिलीज होने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो गई है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, ठीक है। एक बात। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात क्या है? देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाइए जल्दी से। मेरे साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए। बन गया? इधर है इंट्रामॉलिक्यूलर, इधर है इंटरमॉलिक्यूलर। इधर क्या है? इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, अब मुझे ये बात तो समझ में आ गई। मुझे ये देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बोलिए, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा इससे। क्यों ज्यादा होगा? इसलिए कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक बड़ा नेटवर्क बना है, और यहाँ पर इस वाले केस में हाँ भाई सीधा यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल करके एक ईंट से एक ईंट जुड़ती है, क्या होगा? बड़ा ह्यूज नेटवर्क बन जा रहा है। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग अलग है। ये वाला मॉलिक्यूल अलग है, अपना बॉन्ड बना करके खत्म हो गया मामला इसका, इसके पास जगह ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। ये वाला बना करके ये अपना अलग, ये बना करके ये अलग हो गया। तो इसलिए ये जो जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसने बताया था ये? वैन डर वाल ने। वैन डर वाल फोर्स यही तो होती है, जितना साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स क्या कहता है ये? कि साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा, और उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये तो काफी मरतबा कर चुके हैं। आपके पहले के लेक्चर्स की वीडियोस नहीं है उसमें, मतलब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह? शायद होंगी, शायद नहीं होंगी, कर लेंगे, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाला आपने किया था वीडियो रिकॉर्ड बेटा? नहीं किया था। चलिए, तो ये हो गया। तो एक बात यहां से ये भी सीखी हमने कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब देखिए एक बात और यहीं से आ गई है, तो इसको भी याद रखिए और लिखिए। क्या कि अगर किसी कंपाउंड किसी रिएक्शन में, देखिए अगर किसी रिएक्शन में ये वाला कंपाउंड भी बन रहा हो, ये कौन सा है? ऑर्थो। इसका नाम बताओ, नाम बोलो। हाँ, यस, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। भाई ये फिनॉल है ना, OH ग्रुप लगा रहता है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, और ये वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, मिक्सचर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इनको सेपरेट करना मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों? कि ये वाला जो है वो बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये गैस बन करके उड़ जाएगा, तो मैं इसको दूसरी जगह कलेक्ट कर लूंगा, यूट्यूब वगैरह भी लगा करके है, और ये वाला जो है वो बर्तन में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इसमें एक स्टेटमेंट ये लिखिए, क्या? ड्यू टू द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट we can easily separate them.
इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। हो गया। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पर आ गई। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है वो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे ऑर्थो का होना दोनों का बराबर चाहिए था, लेकिन इसका ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसने इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। तो इसने इस हाइड्रोजन को जो रिलीज होता और एसिडिक कैरेक्टर देता, उसको क्या किया, अपने साथ एंगेज कर लिया, तो इसलिए कम हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आएगा मेटा, चौथे नंबर पे आएगा बिना एनाइट्रो वाला। तो इसकी वजह क्या है कि जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है। अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव NO2 ग्रुप लगा दे रहा हूं, तो NO2 ग्रुप मेसोमेरिक तो शो करता ही करता है, साथ में क्या करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट भी तो शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी तो करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो है भाई। इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। और जब अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को कुछ ना कुछ क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से कम करेगा ना, ठीक है। तो जितना नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग से कम होगा, तो चार्ज किसी मॉलिक्यूल पे जब कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। पहला कल क्या पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था, हाँ कल ही पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर, देखो फिनॉल के ऊपर, जब हमने फिनॉल का क्या बनाया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का बनाया था और इसका बनाया था, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग ट्राई करिएगा, दोनों लोग पीछे वाले। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेम रिंग पे है, तो अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इससे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अलग चार्ज है, एक ही चार्ज है, दो चार्ज है ही। यही वाला चार्ज घूमता है पूरे रिंग पे, ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ से खत्म, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से खत्म, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से खत्म। वहां पे प्लस भी है माइनस भी है, दोनों मौजूद है। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल था और ये कम स्टेबल था, इसीलिए फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन खट से बन गया था, ठीक है। इसीलिए अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देता है, फिनॉल दे देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अब साथ में क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने वाला NO2 ग्रुप भी लगा दिया आपने, वो मेटा पे है, नो प्रॉब्लम, खींच तो रहा है बेंजीन रिंग से कुछ ना कुछ, मेसोमेरिक इफेक्ट से नहीं खींच रहा, इंडक्टिव से तो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, तो आई इफेक्ट से खींच रहा है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग से कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग को स्टेबल करेगा। तो इसलिए थर्ड वाला तीसरे नंबर पे आएगा और पहले नंबर पे क्या आएगा, फिनॉल आएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर था।
और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को रिवाइज भी कराई। इसको फटाफट जो भी और बातें आपको नहीं लग रही हो वो लिख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। चलिए अब अगर मैं एक और लगा दूं दूसरा ग्रुप, चलिए 1 चलिए फिर से फिनॉल बनाइए और इस पे मिथाइल ग्रुप इस बार लगा दीजिए। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। बताइए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलिए। सेम वही चीज जो पहले लगाई है वही लगाएंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने अगर H पॉजिटिव रिलीज किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H पॉजिटिव निकाल दिया तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब हमें ये देखना है इस नेगेटिव चार्ज को कौन बढ़िया स्टेबलाइज करेगा बस। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, मिथाइल एल्काइल। हाँ तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पर कोई डोनेट करने वाला नहीं है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये रिंग को नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद है और उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये स्टेबिलिटी इसकी कम होगी तो इसका मतलब H पॉजिटिव ये निकालना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला चौथा वाला, हाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बताइए कौन सा ऑर्डर होगा। बोलिए। उसके बाद आ जाएगा दूसरा क्यों आएगा, पहला और चौथा क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, हमें मालूम है ऑर्थो और पैरा पे, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो रहा है तो यहाँ पे और ज्यादा मुश्किल होगी ना, नेगेटिव पे ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है देने वाला है। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ पे है तो इसलिए जो है वो कुछ गनीमत है। अब इन दोनों में आ जाइए, पैरा और ऑर्थो में, तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी उससे ज्यादा होगी फर्स्ट वाले से। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा दूर होगा, ये देखो बहुत दूर है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इसको कम इफेक्ट करेगा। ये वाला बिल्कुल करीब है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इस बात को लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज
डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैंने विड्रॉइंग का भी एक करा दिया, एक आप लोगों को डोनेटिंग का भी करा दिया, 2 हो गए। अब हमारा चलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन मैंने कल करा दी थी हैं फिनॉल्स की। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, बताइए कोई इसमें चीज समझ में नहीं आ रही हो? कंपाउंड क्या बना है, क्या रिएजेंट यूज हुआ है, कोई सा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। ये क्या है? ओइल क्लोराइड। तो क्या होती है ओइल क्लोराइड? क्या होता है? क्या मिथेनॉइल है, 2 कार्बन है। होता क्या है? एसिड क्लोराइड। एसिड होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड। इसमें हमने क्या किया, OH की जगह Cl लगा दिया। यार भूल मत जाओ इतनी जल्दी जल्दी। एसिड क्लोराइड का हमने रिएक्शन कराया फिनॉल से। पायरिडीन भी तो अब तो भूल ही गया होगा, जबकि पायरिडीन कितनी मरतबा बता चुका हूँ। बोलो पायरिडीन। देखो फैक्ट को याद है, ये मुस्कुराया कुछ। पायरोल और पायरिडीन कितनी मरतबा बता चुका हूँ। ये होता है पायरोल के अंदर जो है वो 5 कार्बन की रिंग होती है, 5 वाले एटम की रिंग होती है, और पायरिडीन में 6 की होती है, 1 नाइट्रोजन होता है। ये जो होता है बेसिक होता है, क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। देखो तीनों जैसे बेंजीन रिंग में बॉन्ड होते हैं वैसे बॉन्ड है, सारे कार्बन भी है, सब की सेम है, सिर्फ एक कार्बन की जगह क्या हो गया, नाइट्रोजन आ गया। इसको पायरिडीन कहते हैं। और ये पायरिडीन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको डोनेट कर देता है। क्यों डोनेट कर देता है? क्योंकि इसके पास इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये क्वेश्चन 2-3 मरतबा आ चुका है कॉम्पिटिशन में। एक और बेसिक है, उसमें ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, एक पायरोल का भी होता है, एक पायरिडीन का होता है, तो यही वाला बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। हमने पढ़ा है लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये बेस है, डोनेट कर रहा है। तो इस पायरिडीन की मौजूदगी में एसिड क्लोराइड को जब भी हम अल्कोहल से, फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो बताओ क्या बन रहा है? क्या है ये वाली लिंकेज? कौन बता रहा है? यार क्या था ये? एस्टर नहीं है, मैंने एक R की जगह बेंजीन नहीं लगा दिया बस। तो ये एस्टर है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एस्टर।
ठीक है, नाम बताओ। फिनाइल इथेनोएट, O8 लगता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलेंगे फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल इथेनोएट। चलो, तो और बना लोगे अपने आप। यहाँ पे 2 की बजाय 3 कार्बन ले लो, हैं 4 कार्बन ले लो, बस बनता जाएगा। रिएजेंट याद रहना चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया एसिड क्लोराइड के साथ। एक और आइए एनहाइड्राइड से कराते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है, दो एसिड के मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक वाटर निकालते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बनाते हैं। इसका रिएक्शन कराना है हमें एसिड एनहाइड्राइड से। ठीक है, और ये भी पायरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो क्या कंपाउंड बना देगा ये, OC डबल बॉन्ड OCH। इसने भी एस्टर बना दिया, फिनाइल इथेनोइड। ये वाला पार्ट जाकर के यहाँ लग जाएगा, और ये वाला जो पार्ट रह गया है दूसरा वाला, वो CH3C डबल बॉन्ड O बच गया ना, तो वहां से जो H निकला वो इसके साथ लग गया। ठीक है, ये एसिटिक एसिड हो गया और ये एस्टर हो गया। चले आगे। जी सर। पहले वाले मैच से निकाला चाहते हैं। चलिए, अब ये जो हमने 2 कंपाउंड बनाए हैं, हो गया, ये 2 कंपाउंड बनाते हैं। ये भी बनता है, ये भी। CH2 का नेम बेटा CH2 का नेम क्या है?
किसका ने? जो रिएजेंट यूज किया हमने AlCl3 के साथ, CS2 कार्बन और सल्फर, तो क्या बनेगा? कार्बन सल्फाइड कह लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, ठीक है। लिक्विड होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये नॉन पोलर है। तीसरा क्या है? नॉन प्रोटिक है। ये सब वर्ड पढ़ा चुका हूं मैं। नॉन पोलर, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0। नॉन प्रोटिक, जो प्रोटॉन रिलीज ना कर सकता हो। ठीक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? चाहे यहां से यहां जा रहा हो और चाहे यहां से यहां जा रहा हो, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल उठ के यहां लग गया या यहां लग, ऑर्थो पे लग गया या पहला पे लग गया, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। इसको लिखिए, और इसका नाम है चिकन फ्राई रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। फ्राई लोग ने रीअरेंजमेंट करवा दिया है। हो गया? चलिए, पहचान में आ रहा है क्या क्या है? ये भी एसिड क्लोराइड ही तो है। बस आर की जगह मैंने इस बार फिनाइल ग्रुप लगा दिया। भाई किसी भी कंपाउंड का जो नाम होता है वो तो उसके फंक्शनल ग्रुप से ड्राइव होता है ना। फंक्शनल ग्रुप तो ये एसिड क्लोराइड का, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यही तो हो रहा था, इस तरह तो बना, दोनों तरफ आर होता था, यहाँ दोनों तरफ फिनाइल लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम है डाइफिनाइल एस्टर। ये यहाँ पे जो रिएजेंट इस बार वो पायरिडीन जो होता है वो वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
एक्वस NaOH यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिएजेंट चेंज हो गया। ठीक है, डाइफिनाइल एस्टर, या दूसरा नाम क्या रख सकते हैं इसका, फिनाइल, और बेंजीन रिंग से बन जाएगा बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। चलिए, तो ये इसके डिफरेंट रिएक्शन थे। बाकी रिएक्शन वही है जो रिएक्शन हम लोग एरोमेटिक एल्काइल, वो एरोमेटिक हैलाइड्स में हम लोग कर चुके हैं। तो वो मैं एक रिएक्शन बना देता हूं, उसी से सारे हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पढ़ा था बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो कहाँ अटैक करेगा, बोलो मुस्कान, तुम बताओ। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो फिनाइल में कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज, नेगेटिव वाले, और नेगेटिव कहाँ कहाँ है, ऑर्थो और पैरा, तो बस वहां अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, तो कोई सा भी वो ले लीजिए, एक, 2, 3, 4, 5, देखते हैं और की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती। पहला हमने क्या एडिशन कराया था, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, याद आया नहीं, नाइट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या लग जाएगा, NO3 लग जाएगा। और कहाँ कहाँ लगेगा, बोले कहाँ कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगेगा, यानी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, पैरा वाला मेजर नहीं होगा, ऑर्थो वाला मेजर होगा। बेटा ये वाला जो होगा, ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर बन जाएगा। ठीक है, इंट्रा की वजह से एसिडिक नेचर कम हो जाता है, लेकिन ये पसंद करेगा कि हाँ मेरे पास ऐसा आया जिसकी वजह से मैंने क्या किया, फिर से बॉन्ड बना दिया। इसको लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, चलो आगे। अच्छा, ये कंसंट्रेटेड वाला नहीं है, ये दो मैंने जो बनाए हैं ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये डाइल्यूट ले लीजिए, कंसंट्रेटेड को यहाँ कर देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, इसमें टेम्परेचर लो, टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर ले लीजिए। तो इसका देखिए क्या होने वाला है, इसके अंदर ये बन जाएगा, इसका नाम कोई बता सकता है, पहले भी बनाया था हमने ये,
पिक्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। वैसे नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो, नंबर दे देते हैं 2 और 4 6, ठीक है। ट्राई नाइट्रो 2 2 पे 1 है, फिर ये नंबरिंग दे देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। लेकिन इसका कॉमन नेम ज्यादा मजेदार है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो याद रखना। चलिए, अब इसको करवाइए रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 at low temperature। तो क्या लगेगा, HSO3, ठीक है। तो कहाँ लगेगा, SO3H, सल्फोनिक एसिड लग जाएगा, ठीक है, पैरा पे। और अगर आपने HIGH हाई टेम्परेचर पे किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, SO3H। H चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, HSO3 भी लिख सकते थे। इसका नाम बताइए। बोलिए, इसका नाम। यहाँ पे कौन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस बार पीरियोडिक किसको दी जाएगी, सल्फोनिक एसिड को। तो गिनती यहां से होगी, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस बात को याद रखना है। ये क्या हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। आगे आप लोग लिख लेंगे, हो गया, गुड, हो गया। तो अभी 1-2 रिएक्शन और रह गए हैं, उनको भी कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट है हमारा AlCl3 प्लस Br2 प्लस CH2। बताइए क्या प्रोडक्ट बनाया जाए। सर Br2 लेंगे Cl2 लेंगे। ऐसा करिए, ये AlCl3 वाला बाद में करेंगे, पहले हम लोग ले लेते हैं CH2 खाली। ठीक है Br, तो फिर से वही है, क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन प्रोटिक है। ठीक है, तो इसकी मौजूदगी में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट जो देगा फिनॉल से, वो हमको Br एक ऑर्थो पे लगा दिया और एक पैरा पे, यानी ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। चाहे तो यहीं पे लिख लीजिए, CS2 ही जरूरी नहीं है, अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें और Br2 ले लें तो क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर और नॉन प्रोटिक है सॉल्वेंट, तो ये भी वही रिएक्शन देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और अगर मैं वाटर ले लूं सॉल्वेंट, जो कि पोलर भी है और प्रोटिक भी है। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एंड प्रोटिक, तो क्या ये देगा प्रोडक्ट OH Br Br Br। ठीक है, कैसे देगा रिएक्शन लिख लिया। चले आगे, कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनता है, बाकी नहीं बनता। चलिए और कोई रह गया रिएक्शन। चलिए एक और नेम रिएक्शन है, वो भी कर दीजिए, कॉल्स रिएक्शन। कॉल्स रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन भी कहते हैं लोग। ये वो दूसरा है बेटा, उन्होंने ही दिया है ये स्पेलिंग है।
नाम ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। देखिए इसमें क्या करना है, फिनॉल लीजिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ, वही एक्वस NaOH। आ गए सर जी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन कराना है, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह में नहीं कराता हूँ, सीधे सीधे प्रोडक्ट याद हो, नाम याद हो, काफी काम हो जाएगा। तो इसके अंदर बनता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बना लेंगे। बनाइए सैलिसिलिक एसिड OH रिंग COOH। वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया था तो सैलिसल्डिहाइड हो गया था, यहाँ एसिड लगा दिया तो सैलिसिलिक एसिड हो। ठीक है, चलिए एक लास्ट रिएक्शन यहीं पे लिख देता हूँ, बहुत आसान सा है। जिंक के साथ अगर मैं इसको हीट करा दूं फिनॉल को, तो ये बेंजीन रिंग बना देता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन कह रहा हूँ, सॉरी, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। Zn जिंक ऑक्साइड निकल गया। तो यहाँ पे हमारा फिनॉल खत्म हो गया और ये चैप्टर 90% खत्म हो गया। ईथर रह गया है, ईथर भी खत्म कर देंगे। इसको बेटा